और इस चैप्टर के जितने भी पॉइंट्स हैं एनसीईआरटी के सारे पॉइंट्स को मैंने कवर किया। स्फेरिकल चीजों की जो साइज होती है वो रेडियस के थ्रू देखी जाती है। सबसे ज्यादा अगर किसी की रेडियस होती है तो बच्चों को इनर्ट गैसेस की होती है। और इस चैप्टर्स के इंपॉर्टेंस की बात बता दूं तो इस चैप्टर से मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चन आपके नीट के एग्जाम में आते हैं। इतनी छोटी होती है कि ऑलमोस्ट वो एल्यूमिनियम के इक्वल हो जाती है। इसमें अगर हम देखें तो सबसे बड़ी साइज होती है बच्चों को निकेल की होती है। उसके बाद हम देखते हैं हाइड्रेटेड रेडियस। बच्चों देखो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है। हाय एवरीवन, माय नेम इज पूजा सिंह, योर केमिस्ट्री एजुकेटर एंड मेंटर। तो बच्चों आज हम 11th क्लास की केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर जिसका नाम है पीरियोडिसिटी, उसे हम सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट्स में रिवाइज करेंगे। तो बच्चों ये पूरा चैप्टर मैं आपको 30 मिनट्स में रिवाइज करूंगी और इस चैप्टर के जितने भी पॉइंट्स हैं एनसीईआरटी के सारे पॉइंट्स को मैंने कवर किया और सिर्फ 30 मिनट्स में ये जो चैप्टर है आपका रिवाइज हो जाएगा। और इस चैप्टर्स के इंपॉर्टेंस की बात बता दूं तो इस चैप्टर से मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चन आपके नीट के एग्जाम में आते हैं। और इस चैप्टर का यूज आपको डी एंड एफ ब्लॉक और पी ब्लॉक में पार्शियली देखने के लिए मिलता है। मतलब इस चैप्टर में जो पीरियोडिसिटी पढ़ते हो वो कॉमन आपका हो जाता है डी एंड एफ ब्लॉक में और पी ब्लॉक में। तो चलिए हम बिना देरी के जो चैप्टर है बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक है इसका एटॉमिक साइज। तो देखो जो हमारा एटम होता है वो स्फेरिकल होता है और स्फेरिकल चीजों की जो साइज होती है वो रेडियस के थ्रू देखी जाती है। तो अब हम देखते हैं कि जो पीरियड है, पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है बच्चों, जो जेड इफेक्टिव है, यानी कि जेड इफेक्टिव क्या होता है, एक्चुअल अट्रैक्शन पावर ऑफ न्यूक्लियस। तो जेड इफेक्टिव बढ़ता है, हमारा अट्रैक्शन भी बढ़ता है, जिसके कारण से क्या हो जाता है बच्चों, जो साइज है हमारा वो कम हो जाता है। अब उसके बाद अगर ग्रुप की बात करें तो टॉप टू बॉटम तो सेल नंबर बढ़ जाता है और जिसके कारण क्या होता है, सेल का नंबर बढ़ने से साइज भी हमारा क्या हो जाता है बच्चों, बढ़ जाता है। अब एक्सेप्शन वाले पॉइंट्स कवर करते हैं कि आपको जो एटॉमिक साइज में जो रेडियस है वहां पे आपको कहाँ पे एक्सेप्शन देखने के लिए मिलेगा। तो पहला एक्सेप्शन है इनर्ट गैस हैज द हाईएस्ट रेडिया इन रिस्पेक्टिव पीरियड। तो जो भी उनका पीरियड है सबसे ज्यादा अगर किसी की रेडियस होती है तो बच्चों वो इनर्ट गैसेस की होती है। तो देखिए जैसे हीलियम का ज्यादा है आपका हाइड्रोजन से। उसके बाद जो नेक्स्ट है आप देखिए आपका सेकंड पीरियड में सबसे ज्यादा जो रेडियस है नियॉन की, उसके बाद बाकी की है। उसी तरीके से आर्गन है, फिर आर्गन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन। अब हम आते हैं 3D सीरीज में। तो 3D सीरीज आपके डी ब्लॉक में आती है। तो 3D सीरीज में देखिए आपका एक्सेप्शन कहाँ से शुरू होता है, जैसे कि आपका यहाँ से देखिए स्कैंडियम से लेके हम क्रोमियम तक क्या होता है, जो नॉर्मल ट्रेंड है वो चलता है। उसके बाद मैंगनीज, फिर आयरन और कोबाल्ट और निकल का ऑलमोस्ट क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। फिर उसके बाद बच्चों जो रेडियस कम होने के बजाय क्या हो जाती है, यहाँ पे बढ़ने लग जाती है। तो जिंक और कॉपर की जो रेडियस है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। देखिए ये 3D सीरीज का एक्सेप्शन है। उसके बाद आपका जो है एल्यूमिनियम और गैलियम है, इनकी जो रेडियस होती है वो ऑलमोस्ट इक्वल हो जाती है। रूल तो ये कहता है कि हम जब टॉप टू बॉटम जाते हैं, ऊपर से नीचे जाते हैं, तो रेडियस को बड़ा होना चाहिए। तो उस हिसाब से जो आपकी गैलियम की रेडियस है वो एल्यूमिनियम से बड़ी होनी चाहिए। पर यहाँ पे क्या हो जाता है बच्चों, जो गैलियम की रेडियस है वो छोटी हो जाती है, इतनी छोटी होती है कि ऑलमोस्ट वो एल्यूमिनियम के इक्वल हो जाती है। तो ये इसका रीजन होता है ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग ऑफ 3D सीरीज इलेक्ट्रॉन। तो ये पुअर स्क्रीनिंग के कारण से ऐसा होता है बच्चों, जिसके कारण से क्या होती है आपकी जो गैलियम की रेडियस है वो छोटी हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं साइज कंपेयर करते हैं। तो देखिए साइज कंपेयर करने का क्वेश्चन है, पहला है लिथियम, पोटेशियम और सोडियम। इसमें अगर आप देखोगे तो जो सबसे बड़ा साइज है वो पोटेशियम का है, फिर सोडियम का है, फिर लिथियम का है। इसके बाद सेकंड देखते हैं आपका वेनेडियम, आयरन और मैग्नीज। तो इसमें देखेंगे सबसे जो बड़ा साइज है वो मैंगनीज का है, फिर वेनेडियम का है, देन आयरन का है। अब थर्ड हम देखते हैं निकिल, बोरॉन एंड बेरिलियम का। इसमें अगर हम देखें तो जो सबसे बड़ी साइज होती है बच्चों को निकिल की होती है, फिर जो नियॉन की जो सबसे बड़ी साइज होती है नियॉन, फिर बेरिलियम एंड बोरॉन। ठीक है, यहाँ पे आपका नियॉन, बेरिलियम एंड बोरॉन। उसके बाद आपका जो फोर्थ वाला है स्कैंडियम, इट्रियम एंड लैंथेनम। तो इसमें देखिए जो सबसे ज्यादा बड़ा साइज होता है लैंथेनम का, फिर इट्रियम का, फिर स्कैंडियम का, फिर टाइटेनियम, जिरकोनियम और हाफनियम है। अगर आप देखेंगे तो जिरकोनियम और हाफनियम में लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन लगता है, जिसके कारण से जो जिरकोनियम और हाफनियम का साइज होता है बच्चों वो ऑलमोस्ट क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं एल्यूमिनियम, बोरॉन, गैलियम और इंडियम में। तो यहाँ पे साइज का सीक्वेंस देखो इस तरीके से आता है। जो एल्यूमिनियम का साइज होता है बोरॉन से बड़ा हो जाता है, एल्यूमिनियम और गैलियम का ऑलमोस्ट इक्वल हो जाता है, फिर देन इंडियम। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं
आपका जो लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है बच्चों वो कहाँ से कहाँ तक लगता है, तो लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन आपका 4D और 5D सीरीज के बीच में लगता है, लेकिन यहाँ पे एट्रियम और लैंथेनम के बीच में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बच्चों जो आपका लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है वो नहीं लगता है। तो आपका लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ये जो जिरकोनियम, नियोबियम और ये हाफनियम वाली सीरीज है, इनके बीच में जो लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है वो लगता है। ये लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का जो बेटा क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार नीट एंड जेईई के एग्जाम में ये चीज पूछी गई है। तो लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन आपका किसमें लगेगा, 4D एंड 5D सीरीज में। तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि 3D सीरीज, 4D सीरीज एंड 5D सीरीज क्यों कहते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन आपका 3D सब शेल में एंटर करता है तो 3D, 4D में एंटर करता है तो 4D एंड 5D में एंटर करता है तो 5D सीरीज कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जहाँ पे हम लिखते हैं, तो जब इलेक्ट्रॉन जिस सब शेल में एंटर करता है तो उस सब शेल के हिसाब से उसका ये नाम दिया गया है। ठीक है बच्चों। अब उसके बाद हम देखते हैं आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस कैसे फॉर्म होता है, जब कोई स्पेशी के ऊपर प्लस चार्ज आ जाए या माइनस चार्ज आ जाए तो वहां पे उसके ऊपर आयन का फॉर्म हो जाता है। तो आयन फॉर्म हो जाने से क्या होता है, फिर वहां पे हम उसकी आयनिक रेडियस देखते हैं। अब आयनिक रेडियस बच्चों दो तरीके की होती है, कैटायनिक रेडियस और दूसरी एनायनिक रेडियस। अब कैटायन का फॉर्म कैसे होता है, तो जब उस स्पेशी के ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है तो कैटायन का फॉर्म होता है, और जब उस स्पेशी के ऊपर माइनस चार्ज आ जाता है बच्चों तो एनायन का फॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो ये है कैटायन और एनायन। अब लेफ्ट टू राइट जाने पे देखिए तो जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेशी होती हैं तो उनका जो साइज होता है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, एटॉमिक नंबर के। ठीक है, लेफ्ट टू राइट जाने पे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेशी में आपको देखना है तो साइज किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, एटॉमिक नंबर के। अब यहाँ पे देखिए कुछ कुछ आपको क्वेश्चंस यहाँ पे सीरीज के दे रखे हैं। देखिए यहाँ पे ये जितनी भी हैं आपके क्या है बच्चे, सभी के सभी क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेशी। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेशी का मतलब क्या है, सभी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, सेम है। लेकिन जो सबसे बड़ी रेडियस है किसकी है, आपकी नाइट्रोजन की है, फिर ऑक्सीजन, उसके बाद जो रेडियस है वो छोटी होती जा रही है। तो सबसे छोटी रेडियस किसकी है यहाँ पे, Al3+ की है। उसी तरीके से यहाँ पे देखिए जो सबसे बड़ी रेडियस है बच्चों वो किसकी है, सबसे बड़ी रेडियस है वो फास्फोरस की है। उसके बाद जो सबसे छोटी रेडियस है वो कैल्शियम की है। अब हम टॉप टू बॉटम चलते हैं, तो जैसे जैसे सेल का नंबर बढ़ता है वैसे वैसे क्या होता है, साइज भी बढ़ता है। तो देखिए जो सबसे छोटा है वो आपका बच्चों किसका है, लिथियम प्लस का है, और जो सबसे बड़ी रेडियस है वो किसका है, सीजियम का है। ठीक है, उसी तरीके से हम एनायन में दे सकते हैं, जो सबसे बड़ी रेडियस है वो किसकी है, आयोडीन की है, जो सबसे छोटी रेडियस है वो किसकी है, फ्लोरीन की है। अब एक नॉर्मल एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि सपोज करो कोई इस तरीके की स्पेशी है तो उसका एनायन और केटायन, और अगर न्यूट्रल में अगर आपको देखना हो तो किस तरीके से होगा। तो कोई भी अगर आप स्पेशी लेते हो तो उसकी एनायन की रेडियस सबसे बड़ी होगी, बीच में आपका आएगा उसका न्यूट्रल स्टेट, और सबसे छोटी रेडियस होगी उसके केटायन की। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आया। उसके बाद हम देखते हैं हाइड्रेटेड रेडियस। ठीक है, तो हाइड्रेटेड रेडियस जब कब देखते हैं, जब इसका एक्वस सोल्यूशन बनता है। तो एक्वस सोल्यूशन में देखेंगे तो लिथियम प्लस की जो रेडियस है वो सबसे बड़ी होती है। ठीक है, फिर सोडियम, और जो सबसे छोटी रेडियस होती है बच्चों वो सीजियम के एक्वस सोल्यूशन की होती है। ये किसकी रेडियस है, हाइड्रेटेड रेडियस है। तो हाइड्रेटेड रेडियस जब आपकी बढ़ती है तो क्या होता है, कंडक्टेंस और जो आयनिक मोबिलिटी होती है वो क्या हो जाती है बच्चों, कम हो जाती है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि कंडक्टेंस क्या होगा, जैसे जैसे हाइड्रेटेड रेडियस आपका बढ़ता जाएगा तो मोबिलिटी क्या होगी, आयंस की जो कंडक्टेंस है वो कम होती जाएगी। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो सबसे बड़ी किसकी हाइड्रेटेड रेडियस है, तो लिथियम की है, और इस लिथियम की जो कंडक्टेंस है वो क्या होगी, सबसे कम होगी। तो इस तरीके से आपके रीजनिंग क्वेश्चंस भी बन सकते हैं एग्जाम में। उसके बाद हम देखते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। तो देखो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है कि जब हम न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसेस इलेक्ट्रॉन के वैलेंस शेल से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी यूज करती है उसे हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। समझ में आ गया, उसके वैलेंस शेल से जब इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है उसे हम आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। किसी बुक में आपको आयोनाइजेशन एनर्जी, कहीं आयोनाइजेशन एंथैल्पी और कहीं आयोनाइजेशन पोटेंशियल लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो ऑल दीज आर सेम। तो inert gas has a highest ionization energy in respective period due to fully filled कॉन्फ़िगरेशन। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको फुल्ली फिल्ड और हाफ फिल्ड का कॉन्फ़िगरेशन बताना चाहूंगी बच्चों, कि जो फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होते हैं और जो हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होते हैं वो सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं, और वहां से इलेक्ट्रॉन को अगर आप निकालना चाहते हैं तो आपको जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है वो सबसे ज्यादा होती है। इसीलिए यहाँ पे मैंने लिखा है कि जो इनर्ट गैसेस होती हैं उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट क्या होती है, बहुत ज्यादा हो जाती है अगर आप उनके वैलेंस शेल से अगर इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना चाहते हो। तो इस तरीके से अगर हम देखें लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं
ये आयोनाइजेशन एनर्जी का क्या है बच्चों, सीक्वेंस है। तो देखिए यहाँ पे हम बेरिलियम और बोरान का देखेंगे, तो बोरान में क्या होता है कि आपका हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होने के कारण से जो बोरॉन की आयोनाइजेशन एनर्जी है, बेरिलियम की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन के कारण बोरॉन के कंपेयर में क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। ठीक है, तो लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है बच्चों, जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो बढ़ती जाती है, क्योंकि साइज अगर छोटा होता जाता है तो अट्रैक्शन बढ़ता है, और जहां पे जिन लोगों के बीच में बच्चों अट्रैक्शन है, वहां से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हमको ज्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है। तो इसलिए क्या होता है कि जो आयोनाइजेशन एनर्जी है लेफ्ट टू राइट जाने पे वो बढ़ती जाती है। उसके बाद हम देखते हैं थर्ड पीरियड में। अगर आप थर्ड पीरियड में बच्चों देखोगे तो सबसे ज्यादा जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो आर्गन की है और सबसे कम है सोडियम की। अब यहाँ पे आपका एक चेंज देखने के लिए मिलता है कि एल्यूमिनियम से मैग्नीशियम की हो जाती है, तो वही मैंने बताया कि इसका जो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसके कंपेयर के कारण से जो मैग्नीशियम की आयोनाइजेशन एनर्जी है वो एल्यूमिनियम से ज्यादा हो जाती है। तो इसी तरीके से देखेंगे हम फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। अब फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, जब वैलेंस शेल से आपने पहला इलेक्ट्रॉन निकाला तो वहां पे जो आपने एनर्जी यूज की फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। जब अगर आप वैलेंस शेल से पहले के बाद जब सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए भी आपको कुछ एनर्जी यूज करनी पड़ेगी। तो जब सेकंड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी यूज करते हो आप उसे हम कहते हैं सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। तो यहाँ पे देखिए अगर जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है वो बेरिलियम की ज्यादा होती है, लेकिन जो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी है बच्चों वो बोरॉन की ज्यादा हो जाती है। तो वही मैंने बताया कि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, किसी का भी अगर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है तो वहां पे जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो काफी ज्यादा हो जाती है। अब उसके बाद फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी देखिए, तो उसी तरीके से अगर हम नाइट्रोजन की देखें फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, तो नाइट्रोजन की फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन से ज्यादा होती है। और उसी तरीके से अगर हम सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी देखें तो ऑक्सीजन की जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो ज्यादा हो जाती है, क्योंकि फिर यहाँ पे ऑक्सीजन का स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं बोरॉन फैमिली का। तो यहाँ पे देखिए आपको बोरॉन फैमिली का जो ट्रेंड है आयोनाइजेशन एनर्जी का थोड़ा सा चेंज आपको देखने के लिए मिलता है साइज के कारण से। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो आपको मिलेगा बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। तो होना क्या चाहिए था, जैसे कि हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो ऊपर से नीचे जाने पे क्या होता है, साइज बढ़ता जाता है, लेकिन यहाँ पे होता ऐसा नहीं है। गैलियम का साइज बढ़ने के बजाय क्या हो जाता है, साइज कम हो जाता है। अब ऐसा क्यों होता है, तो देखो हमको जो ट्रेंड है आयोनाइजेशन एनर्जी का वो इस तरीके से मिलता है। तो बोरॉन आपका, थैलियम, गैलियम, एल्यूमिनियम एंड इंडियम, तो ये चीजें जो साइज कम हो जाती है उसका कारण होता है बच्चों लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण से क्या हो जाता है कि जो साइज है वो आपका कम हो जाता है, और जिसके कारण से जो इसके आयोनाइजेशन एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है बच्चों वो बढ़ जाती है। तो आई बात समझ में कि इसलिए कि आपका जो गैलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो एल्यूमिनियम से क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो बोरॉन फैमिली में आपको आयोनाइजेशन एनर्जी का ये सीक्वेंस देखने के लिए मिलता है। ठीक है, अब हम देखते हैं आपका 5D 4D जो सीरीज में होता है। तो देखिए जो आयनाइजेशन एनर्जी का आपको एक्सेप्शन देखने के लिए मिलेगा। तो होता क्या है, जैसे कि हम ऊपर से नीचे जाते हैं, ठीक है, तो ऊपर से नीचे जाने पे आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, कम होती जाती है, और लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होती है, आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती जाती है। तो उसी हिसाब से क्या होना चाहिए था कि 5D 3D और 4D सीरीज। ठीक है, तो ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है यहाँ पे, जो 5D सीरीज की आयोनाइजेशन एनर्जी है वो सबसे ज्यादा हो जाती है, क्योंकि 3D 4D उसके बाद 5D को आना था, लेकिन ये इतनी ज्यादा हो जाती है कि सबसे ज्यादा जो हो जाती है आपके आयोनाइजेशन एनर्जी 5D सीरीज की हो जाती है। उसके बाद करना है आपको कंपेयर आयोनाइजेशन एनर्जी। तो देखिए हम आयोनाइजेशन एनर्जी कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे सबसे ज्यादा बच्चों नाइट्रोजन की होगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि नाइट्रोजन में जो कॉन्फ़िगरेशन होता है P3 कॉन्फ़िगरेशन होता है, हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है, जो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, और वहां से इलेक्ट्रॉन अगर आप रिमूव करना चाहते हो तो एनर्जी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। उसी तरीके से हम यहाँ देखें तो यहाँ पे देखिए बच्चों नियॉन की हो जाएगी, क्योंकि उस रिस्पेक्टिव पीरियड में जो सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो इनर्ट गैसेस की होती है। अब हम इस में आते हैं, तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी जो सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी होगी वो आर्गन की होगी। ठीक है, फिर हम आते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो बच्चों देखो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है। अब कई स्पेशी ऐसे होते हैं, कई एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो खुशी खुशी इलेक्ट्रॉन को लेना चाहते हैं। अब कई एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को नहीं लेना चाहते। ठीक है, कोई इलेक्ट्रॉन लवर होते हैं, कोई इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं।
तो जो इलेक्ट्रॉन लवर होंगे बच्चों वो खुशी खुशी लेंगे, मतलब विदाउट आपको कोई एनर्जी खर्च नहीं करनी पड़ेगी, वो बिना एनर्जी को खर्च किए ही वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेंगे। अब कुछ स्पेशी ऐसे होंगे कि जो इलेक्ट्रॉन के लिए डिजायर बिल्कुल नहीं है, जिनको इलेक्ट्रॉन की चाहत बिल्कुल नहीं है, फिर भी आप उनको इलेक्ट्रॉन गेन कराना चाहते हो, तो जबरदस्ती आप जब इलेक्ट्रॉन करवाओगे तो वहाँ पे एनर्जी रिक्वायरमेंट आपको लगेगी। जैसे मान लो अगर किसी का पेट भरा हुआ है तो वो खाना खाएगा क्या? नहीं खाएगा, लेकिन आपको जबरदस्ती उसे कुछ खिलाना है तो आपको वहाँ पे फोर्सफुली करना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई भूखा है तो वो तो ऑटोमेटिकली खुद से खाना खा लेगा, क्योंकि उसे नीड है। तो उसी तरीके से जो इलेक्ट्रॉन के लिए भूखा है वो तो इलेक्ट्रॉन खुद से ले लेगा, लेकिन जिसका पेट भरा हुआ है, मतलब जिसे इलेक्ट्रॉन की चाहत बिल्कुल भी नहीं है, फिर भी आपको उसे इलेक्ट्रॉन को देना है, तो क्या करना पड़ेगा? वहां पे आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा, एनर्जी लगाना पड़ेगा। तो उसके कारण से क्या होता है? एनर्जी खत्म। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वही है कि जब आप इलेक्ट्रॉन को उसे गेन कराना चाहते हो, उस समय जो आप एनर्जी यूज करते हो उसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं। ठीक है, तो अब अगर मैं बताऊं तो देखो, अगर जो इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहता है आप उसे जोर जबरदस्ती से इलेक्ट्रॉन देते हो, मतलब जिसे इलेक्ट्रॉन की चाहत नहीं है उसके लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव आती है, और जिसे इलेक्ट्रॉन की चाहत बिल्कुल भी नहीं है वो क्या करेगा बच्चों? जोर जबरदस्ती से लेगा, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वहां पे क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। और जिसे इलेक्ट्रॉन की चाहत है वो खुशी खुशी ले लेगा, तो उसके लिए क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो आपको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी समझ में आई। अब हम देखते हैं सेकंड पीरियड में। तो देखो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव किसकी होती है? तो सबसे ज्यादा जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो हाइड्रोजन्स की होती है, क्योंकि जो हाइड्रोजन्स होते हैं वो खुशी खुशी इलेक्ट्रॉन को लेना चाहते हैं। अब पूरे पीरियोडिक टेबल में अगर मैं सबसे ज्यादा अगर किसी की नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बताऊं तो बच्चों वो क्लोरीन की होती है। तो देखिए सेकंड पीरियड का जो ट्रेंड है वो इस तरीके से होगा, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी फ्लोरीन की होगी, क्योंकि फ्लोरीन को इलेक्ट्रॉन की चाहत सबसे ज्यादा है। और सबसे कम किसकी होगी? बेरिलियम की। फिर कह रही हूँ या नेगेटिव में होगा, तो सबसे ज्यादा नेगेटिव में किसी की अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी तो वो फ्लोरीन की होगी, और सबसे कम नेगेटिव में किसी की होगी तो वो बेरिलियम की होगी। थर्ड पीरियड में अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा अगर किसी की नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी तो वो क्लोरीन की होगी, और सबसे कम किसकी होगी बच्चों? वो मैग्नीशियम की होगी। उसके बाद हम थर्ड में आते हैं, तो देखिए थर्ड पीरियड की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो सेकंड पीरियड से ज्यादा होती है, और इसका रीजन होता है ड्यू टू वैकेंट डी ऑर्बिटल। अब हम यहाँ पे देखते हैं हेलोजेंस का, तो क्लोरीन का होता है, उसके बाद फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। अब हम देख लेते हैं ग्रुप 16 में। तो बच्चों ग्रुप 16 में सबसे कम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑक्सीजन की हो जाती है, और इसका रीजन ये होता है कि ड्यू टू कॉम्पैक्ट नेचर, ऑक्सीजन के कॉम्पैक्ट नेचर के कारण जो होता है ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो क्या हो जाती है? सबसे कम हो जाती है। एंड इनर्ट गैसेस हैज अ जीरो या पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्यों रखती है बच्चों? जैसे मैंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहता है आप उसके साथ जोर जबरदस्ती करेंगे तो वहां पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या आ जाती है? पॉजिटिव आ जाती है। ठीक है, अब हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के कुछ क्वेश्चंस हैं। तो देखिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का कंपेयर किया गया है, तो लिथियम बेरिलियम ऑक्सीजन में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन का होगा, सोडियम आर्गन और सिलिकॉन में जो सबसे ज्यादा होगा सिलिकॉन का होगा, सेलेनियम ऑक्सीजन और सल्फर में सबसे ज्यादा किसका होगा बच्चों? आपका सल्फर का होगा। एंड उसके बाद आपका फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन में देखेंगे तो सबसे ज्यादा क्लोरीन का होगा, सिलिकॉन और कार्बन में सिलिकॉन का होगा, नाइट्रोजन, आपका बोरॉन और फ्लोरीन में जो सबसे ज्यादा होगा फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगा। एंड उसके बाद हम देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है बच्चों? आपने जैसे रस्साकसी का खेल देखा होगा, तो रस्साकसी के खेल में क्या होता है कि जो टीम ज्यादा पावरफुल होती है वो जीत जाती है। तो उसी तरीके से जब कोवैलेंट बॉन्ड बनता है तो वहां पे इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है? शेयरिंग होती है। लेकिन एक आपका एलिमेंट ऐसा होगा जिसको इलेक्ट्रॉन की चाहत थोड़ी ज्यादा होगी, तो जिसको मतलब इलेक्ट्रॉन की चाहत ज्यादा है, मतलब जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता है? अपनी तरफ पार्शियली खींच लेता है, तो उसके ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज, और जिससे इलेक्ट्रॉन दूर जाता है उसके ऊपर क्या आ जाता है? पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, जैसा कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, लिखा हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो जाता है बच्चों? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। अब ट्रेंड देखते हैं, तो ट्रेंड क्या कहता है बच्चों? जो लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? बढ़ती जाती है। टॉप टू बॉटम आने पे हमारी क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाती है। तो यहाँ पे कुछ वैल्यूज दे रखी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, जैसे कि लिथियम की 1, बेरिलियम की 1.5, बोरॉन की 2, कार्बन की 2.5, नाइट्रोजन की 3, ऑक्सीजन की 3.5 एंड फ्लोरीन की 4। इस तरीके से कुछ वैल्यूज आपको दे रखी है। हाइड्रोजन एंड फास्फोरस का क्या हो जाएगा बच्चों? 2.1। तो यहाँ पे आप देखिए कार्बन, आयोडीन और सल्फर की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आती है वो क्या आती है? 2.5 आती है। यहाँ पे नाइट्रोजन का 3,
क्लोरीन का 3.1। तो इस तरीके से आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देख सकते हैं। यहाँ पे ट्रेंड्स मैंने लिख के रखे हैं। अब हम देखते हैं बच्चों नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। जो ऑक्साइड्स होते हैं उनका नेचर कैसा होता है, कि वो बेसिक नेचर के होते हैं कि एसिडिक नेचर के होते हैं। तो आप ध्यान रखना है कि जितने भी नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं वो सारे के सारे एसिडिक होते हैं, और जितने के मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। अब न्यूट्रल ऑक्साइड्स कौन कौन से हैं, तो देखिए NO है, N2O है और CO है। ये तीनों क्या है बच्चों, आपके न्यूट्रल ऑक्साइड्स है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कौन है, जो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करते हैं, तो B2O5, आपका CrO5, जैसे कि वेनेडियम का ऑक्साइड, क्रोमियम का ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, टिन ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, बेरिलियम ऑक्साइड, टिन ऑक्साइड एंड अगेन लेड ऑक्साइड। ये सारे के सारे क्या होते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं। अब एम्फोटेरिक मेटल्स कौन कौन सी है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा वेनेडियम, क्रोमियम, जिंक, एल्यूमिनियम, टिन, लेड और बेरिलियम। ये सभी की सभी क्या होती है, एम्फोटेरिक मेटल्स होती हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का जो जर्नल रूल होता है, लेफ्ट टू राइट क्या होता है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होते हैं, वो बढ़ते जाते हैं। लेफ्ट टू राइट जाने पे जो नॉन मेटल के कैरेक्टर क्या होते हैं, बढ़ते जाते हैं। तो एसिडिक कैरेक्टर भी क्या होगा बच्चों, जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगा वो भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। अब टॉप टू बॉटम, तो टॉप टू बॉटम आने पे क्या होता है, जो नॉन मेटल के कैरेक्टर है वो कम होते जाते हैं, तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होती है, जनरली कम होती जाती है। ऑक्साइड्स ऑफ सेम एलिमेंट्स, तो देखिए अगर सेम एलिमेंट्स की ऑक्साइड है तो क्या होता है, जो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होती है, ऑक्सीडेशन नंबर के। तो जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता जाएगा तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी बच्चों, बढ़ती जाएगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए कुछ जो एसिडिक स्ट्रेंथ होते हैं ड्यू टू रेजोनेंस, तो रेजोनेंस के कारण भी होता है, जैसे कि यहाँ पे +1 +3 एंड +5, तो यहाँ पे रेजोनेंस के कारण होता है। अब हम देखते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सी एसिड्स। तो ऑक्सी एसिड्स की अगर हम एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें, तो एसिडिक स्ट्रेंथ किसके बजाय डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ऑक्सीडेशन नंबर के। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता जाएगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो रही है बच्चों, आपकी बढ़ती जा रही है। देखो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी है, सबसे ज्यादा एसिडिक है। उसके तरीके से यहाँ पे +6 वाला ज्यादा एसिडिक है, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर आपका 6 है। अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज इनकरेक्ट अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी अगेंस्ट इन। तो यहाँ पे बच्चों आपको इनकरेक्ट ऑर्डर बताना है। तो पहले में आपसे ऑक्सीडाइजिंग पावर पूछा गया है, दूसरा है एसिडिक स्ट्रेंथ है, थर्ड है आपका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी एंड फोर्थ सीक्वेंस है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। तो यहाँ पे जो रॉन्ग ऑर्डर है बच्चों, ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का है, क्योंकि जो सबसे ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है वो क्लोरीन की होती है, ना कि फ्लोरीन की होती है। इस हिसाब से ऑप्शन सी जो हमारा है इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें इसमें रॉन्ग वाला जो है वो ढूंढना था। ठीक है, अब आपको कहता है कंपेयर बेसिक स्ट्रेंथ। यहाँ पे आपको बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है। तो जो सबसे ज्यादा बेसिक होगा Na2O होगा, फिर आपका MgO यानी मैग्नीशियम का ऑक्साइड, फिर कॉपर का ऑक्साइड एंड देन एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इस तरीके से आपका बेसिक स्ट्रेंथ होगा। फिर आपका है कंपेयर आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एनर्जी कह लीजिए। तो सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी, तो इन ऑप्शंस के मतलब इन क्वेश्चंस के हिसाब से जो सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी होगी आपकी बच्चों फ्लोरीन की होगी, फिर उससे कम नाइट्रोजन की, फिर उससे कम ऑक्सीजन की, फिर उससे कम कार्बन की होगी। ठीक है, अब उसके बाद हम देखते हैं कंपेयर आयनिक रेडिया। अब आपको आयनिक रेडिया बताना है, और ये सभी के सभी क्या है बच्चों, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेशी है। तो सबसे ज्यादा किसकी आयनिक रेडिया होगी, आपकी सल्फर की, फिर उससे कम क्लोरीन की, उससे कम पोटेशियम की, उससे कम कैल्शियम की। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि विच इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है उसके हिसाब से जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड होगा बच्चों वो हो जाएगा टिन ऑक्साइड। टिन ऑक्साइड आपका क्या हो जाएगा, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो बच्चों आई होप ये वीडियो आपके काम की हो, क्योंकि मैंने आपको बहुत ही क्विकली, बहुत ही कम समय में जो पूरा चैप्टर है पीरियोडिसिटी उसे रिवाइज किया है। आई होप ये चैप्टर आपके काम का हो, आपको ठीक लगे। तो बच्चों कमेंट्स करके बताइएगा आपको ये रिवीजन कैसा लगा, आपके लिए बेनिफिशियल था कि नहीं। अगर आप कमेंट्स करेंगे तो मैं इसी तरीके से सारे केमिस्ट्री के चैप्टर्स के क्विक रिवीजन लेके आऊंगी। तो वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और मुझे कमेंट्स करके बताएंगे कि आपको किस किस चैप्टर का इसी तरीके से क्विक रिवीजन चाहिए। तब तक के लिए बाय बाय मेरे प्यारे बच्चों।